Hello student, Assalamu alaikum and very good evening and welcome back to your own channel. So student, जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस करा है कि हम एक्चुअल में क्या है बीकॉम एंट्रेंस का जो एक अभियान था तैयारी के रिगार्डिंग उस पर वापस आ चुके हैं और आपको डेली 2 वीडियोस मिलेंगी, एक दोपहर 3 बजे एंड एक रात को 9 बजे. ओके सो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट. ओके आफ्टर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम क्या करेंगे, हम इसके एमसीक्यू को कवर करेंगे. सो आज हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह कल हम इसके एमसीक्यू को कवर अप करेंगे. ओके चैप्टर नंबर 3. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे मतलब चैप्टर कौन सा है, चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट. ओके सो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, देखो एनवायरनमेंट का मतलब वो सारी चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग में है. अब जो चीज़ें हमारे सराउंडिंग में है कि हम जनरल सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं, नहीं हम कौन से एनवायरनमेंट की बात करें, बिजनेस की. तो एक्चुअल में बिजनेस के इर्द गिर्द बिजनेस के सराउंडिंग जो भी फोर्सेज हैं, जो भी एक्चुअल में क्या हैं इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जितने भी फोर्सेस फैक्टर्स हैं इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी है या जो इन्फ्लुएंसिंग पावर रखती हैं, जो हमारी बिजनेस की वर्किंग को या एक्टिविटीज़ को क्या कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलेंगे. सो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो फैक्टर्स, वो फोर्सेज, वो इंस्टीट्यूशन जो हमारे बिजनेस की वर्किंग को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं. ओके तो एक्चुअली में जब हमें पता है कि हम ऐसी सराउंडिंग्स के बीच काम कर रहे हैं कि जहाँ पर जिनके बदलने की वजह से, जिनमें कोई चेंज आने की वजह से हमारी बिजनेस की वर्किंग पर कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा, तो उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी हो जाता है. हालांकि इसी चीज़ को अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को और थोड़ा समझाऊँ तो हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी को स्टूडेंट 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट को हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं. ठीक है, मतलब बिजनेस की हमें स्टडी करनी है. हालांकि एनवायरनमेंट का मतलब वो चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द है, जो हमारे सराउंडिंग्स में, ना कि वो जो हमारे विद इन है. लेकिन फिर भी जब हम बिजनेस के लिहाज से बात करते हैं तो हमारे बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है, वर्किंग है, ना सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट करती है, कभी कभी इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी इफेक्ट करती है. तो इसीलिए हम इंटरनल एक्चुअल में क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड करते हैं, किसमें, बिजनेस इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल को भी करते हैं. एक्सटर्नल तो है ही मेन. इंटरनल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअल में हमें क्या करना है, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी कंडीशंस हैं, उनको भी क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा. क्योंकि मान लो हम सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ों पर फोकस करें, हमारा इंटरनल मैनेजमेंट सही नहीं है या इंटरनल हमारी बहुत सारी चीज़ें क्या हैं वी कैन से वीक हैं, तो क्या हो जाएगा, तो भी हमारे लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा, हार्मफुल होगा. इंटरनल में अगर हम बात करें तो इंटरनल में हमें देखना है कि वट एवर वी कैन से रिक्वायरमेंट जो भी हमें जिन चीज़ों की वो बिल्कुल एडिक्वेट फॉर्म में होनी चाहिए. जैसे कि मैन की बात करें, मैन पावर की बात कर लें, ठीक है, हम मशीन्स की बात करें, हम मनी की बात करें, मीन्स कैपिटल की हम बात करें, तो यहाँ मेन एम फैक्टर है. इट मे बी मैन पावर, इट मे बी मशीन, ओके, नॉट मे बी, सारी चीज़ें ही होती हैं इसमें. ओके एंड इसके अलावा मनी की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में क्या, मटेरियल की, हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, तो ये किसका पार्ट है, इंटरनल इन्वायरमेंट से कंसर्न है. ओके तो एक्चुअल में क्या है, इंटरनल में क्या होगा, इंटरनल में हम एम फैक्टर को देखेंगे कि क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एडुकेट फॉर्म में मैन पावर है जितनी रिक्वायर्ड है, मशीन्स हैं, मनी कैपिटल है, मटेरियल है, एंड मैनेजमेंट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है या नहीं. एक्सटर्नल की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, हालांकि इस चैप्टर में मेनली हमें एक्सटर्नल के बारे में ही डिस्कस करना है, क्योंकि इन्वायरमेंट का मतलब हमारी सराउंडिंग से है. तो एक्सटर्नल को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, दैट इज माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट. ओके कितनी कैटेगरीज में बांटते हैं हम, 2 कैटेगरीज में इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो. ओके जस्ट अ मिनट, माइक्रो एंड मैक्रो. अब जरा देखिएगा, हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वी नो वेरी वेल कि माइक्रो डील्स विद इंडिविजुअल्स एंड मैक्रो डील विद एग्रीगेट्स. ओके दोनों में एक ही टर्म का फर्क है, एक ही अल्फाबेट, आई एंड ए, आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट. तो माइक्रो में क्या आएंगे, माइक्रो में आती हैं, याद रखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, माइक्रो में कौन सी फोर्सेज आती हैं, माइक्रो में आती हैं हमारी स्पेसिफिक फोर्सेज. कौन सी फोर्सेज आएंगी, माइक्रो में हमारी आएंगी स्पेसिफिक फोर्सेज. ओके एंड हमारे मैक्रो में कौन सी आएंगी, जनरल फोर्सेज, क्योंकि स्पेसिफिक का मतलब क्या है, इंडिविजुअल, पर्टिकुलर, और माइक्रो किससे डील करता है, इंडिविजुअल से, पर्टिकुलर से डील करता है. सो माइक्रो में हमारे स्पेसिफिक फोर्सेज आएंगे, मैक्रो में जनरल फोर्सेज. अब जरा हम स्पेसिफिक फोर्सेज के रिगार्डिंग बात करें तो स्पेसिफिक फोर्सेज में क्या आएगा, ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट आ जाएंगे, जैसे कि कस्टमर्स हैं, ठीक है, जैसे कि कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे सप्लायर्स हैं, ये किस में आ जाएंगे, ये हम एग्जाम्पल होंगे किसका, स्पेसिफिक
फोर्सेस का एग्जाम्पल होंगे। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेज। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक में इंडिविजुअल यूनिट आते हैं जैसे कि कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स एक्सेट्रा। ओके, लेकिन जब हम जनरल की बात करते हैं ना, हमारे जनरल फोर्सेज में क्या आता है? जनरल फोर्सेज में आता है स्टूडेंट, बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे, ठीक है, क्या आता है हमारे जनरल फोर्सेज में आता है पेस्टल। क्या आता है? पेस्टल आता है। पेस्टल मतलब इसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स या फोर्सेज आते हैं, सोशल फोर्सेज या वी कैन से फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये किसमें आएंगे? जनरल। ओके, और एक और चीज़ याद रखनी है आपने कि हर एक बिजनेस के लिए स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस को स्टडी करना या स्कैन और एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। बट एक और चीज़ कि स्पेसिफिक फोर्सेस डिफरेंट होते हैं, मतलब वेरी करते हैं बिजनेस टू बिजनेस, लेकिन जनरल फोर्सेस मतलब क्या है? कॉमन है, ये हर बिजनेस के लिए सेम रहेंगी, क्योंकि जिस लिहाज का आपका बिजनेस है, आपके कॉम्पिटिटर एक्चुअल में उसी तरीके के होंगे, उसी लाइन के होंगे, कस्टमर आपका बेस अलग होगा जिस टाइप का आपका बिजनेस है। तो स्पेसिफिक जो हमारा माइक्रो एनवायरमेंट है, स्पेसिफिक फोर्सेज हैं, उसका इम्पैक्ट हर एक बिजनेस पर अलग अलग पड़ता है। लेकिन जनरल फोर्सेज एक्चुअल में क्या है, बहुत ही मेजॉरिटी फॉर्म में हर एक बिजनेस पर एक इक्वल इम्पैक्ट जनरली क्रिएट करती हैं। अगर हम स्पेसिफिक फोर्सेज या मैं माइक्रो एनवायरमेंट की बात करूं स्टूडेंट, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है कि माइक्रो एनवायरमेंट को हम ऑपरेटिंग एनवायरमेंट एंड टास्क एनवायरमेंट के नाम से भी जानते हैं। माइक्रो एनवायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग और वी कैन से टास्क एनवायरमेंट, एंड मैक्रो को जनरल एनवायरमेंट बोला जाता है। ओके, क्या? जनरल, क्योंकि कॉमन है, जनरल है। इसको ऑपरेटिंग क्या, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, जिस तरीके के लोगों से डील कर रहे हो उसके लिहाज से है। ओके, सो याद रखिए बिजनेस एनवायरनमेंट इज वी कैन से कंसर्न विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टडी। हाउएवर एक्सटर्नल स्टडी वी कैन से एनवायरनमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इंक्लूड स्पेसिफिक फोर्सेस लाइक कॉम्पिटिटर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, ओके, कस्टमर्स एक्सेट्रा। मैक्रो में जनरल फोर्सेस आती है जैसे कि पेस्टल। माइक्रो को अनदर नेम क्या दिया गया? ऑपरेटिंग एंड टास्क एनवायरनमेंट, एंड मैक्रो को जनरल एनवायरनमेंट। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैम आप हर मतलब चीज़ इंपॉर्टेंट, यस बिल्कुल, ये एक ऐसा पोर्शन है जो फ्लो चार्ट में बना रही हूँ, ठीक है, ये मैम यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ आप अच्छे से समझ सको ना, इसलिए मैंने यहाँ पर मतलब स्टेटेड फॉर्म में मैं बता सकूँ। तो एक्चुअल में क्या है कि इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक्चुअल में क्या है, हर एक चीज़ हमें इस लिहाज से पढ़ने की इम्पॉर्टेंट है ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो, कुछ भी सवाल आ जाए, कैसा भी आ जाए, हम इजीली उसको सॉल्व कर सके। ओके, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों को स्टडी करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब हम इंटरनल स्कैनिंग करेंगे ना, इंटरनल स्टडी करेंगे, हमें पता रहेगा कि जितनी हमें काम करने वाले लोगों की ज़रूरत उतने अवेलेबल है नहीं, जितना पैसा चाहिए, जितनी मशीन चाहिए, जितना मटीरियल चाहिए, ईच एंड एवरी रिसोर्स दैट वी रिक्वायर्ड इन आवर बिजनेस, वो एडुकेट या सफिशिएंट फॉर्म में अवेलेबल है या नहीं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? अगर हम इंटरनल स्कैनिंग करते हैं, इंटरनल स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट की, देन इससे हमें पता चलेगी SW मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एंड एक्सटर्नल से हमें पता चलेगा OT। अब OT ऑपरेशन थिएटर नहीं है, इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और वी कैन से कॉम्प्राइज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्टडी, तो इसको कॉम्प्राइज फॉर्म में पढ़ें तो बिजनेस एनवायरनमेंट या इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस को हम क्या बोल सकते हैं? स्वेट एनालिसिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्वेट एनालिसिस। अब स्वेट एनालिसिस का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ वीकनेस कहाँ से पता चलती है हमें? इंटरनल से। अपॉर्चुनिटी थ्रेट कहाँ से पता चलती है हमें? एक्सटर्नल से पता चलती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और एक और चीज़ याद रखनी है, वो क्या कि जो स्वेट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है? ये दिया है एल्बर्ट साइमन हम्फ्रे ने। सॉरी, एल्बर्ट साइमन हम्फ्रे, मतलब इनको एस हम्फ्रे के नाम से जाना जाता है, पूरा नाम है एल्बर्ट साइमन हम्फ्रे। ओके, तो देखो मीनिंग में कितना कुछ छुपा हुआ था, जो छुपा हुआ था वो सब यहाँ मैंने आपको लिखकर बता दिया। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो, मैक्रो। ठीक है, इंटरनल से स्ट्रेंथ वीकनेस पता चलेंगी, एक्सटर्नल से अपॉर्चुनिटी थ्रेट पता चलेंगी। इन इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस को एक और नाम देते हैं स्वेट एनालिसिस। ये कॉन्सेप्ट दिया था एल्बर्ट साइमन हम्फ्रे ने। चलो नाउ बैक टू द नोट्स। ठीक है, फीचर्स और मीनिंग बिल्कुल डिटेल बेस पर हमने फ्लो चार्ट के बेस पे भी समझ लिया। अब हम देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या फीचर्स हैं। सो इट इज मेनली कंसर्न विद टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, मतलब एक्चुअल में क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेज से ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं, अभी मैंने जैसे बताया
इन्वायरमेंट का मतलब सराउंडिंग है, वो चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द है, चारों ओर है, ना कि हमारे अंदर है। तो एक्चुअली किससे कंसर्न है? मेन टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस से। इसमें दोनों फोर्सेस आती हैं, एज वी हैव डिस्कस, स्पेसिफिक एंड जनरल, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। माइक्रो डील्स विद स्पेसिफिक एंड जनरल डील्स विद मैक्रो डील्स विद जनरल फोर्सेज। तो स्पेसिफिक में क्या आ जाएंगे? देखिए एग्जाम्पल लिख रहे हैं, स्पेसिफिक फोर्सेज इंक्लूड्स इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एटसेट्रा, जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली, ये और याद रखिएगा, स्पेसिफिक फोर्सेज बिजनेस को कैसे इफेक्ट करते हैं? डायरेक्टली, जबकि हमारे जो जनरल फोर्सेज हैं वो इनडायरेक्टली इफेक्ट तो करेंगे, बट बहुत इमीडिएट या डायरेक्ट बेस पे नहीं, इनडायरेक्टली। इंटर रिलेटेड, जितने भी बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। इंटर रिलेटेड मतलब अगर किसी एक फैक्टर में चेंज आया तो उसका असर दूसरी चीज़ों पर भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, आज के टाइम में पैक्ड गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, तो इंटर रिलेटेडनेस है। द पीपल आर गेटिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस, बिकॉज ऑफ दैट द डिमांड ऑफ पैक्ड गुड्स इज बीइंग इंक्रीजिंग डे बाई डे, ओके। तो इंटर रिलेटेड है। डायनामिक, एज वी नो बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली डायनामिक, जो बदलता रहता है, और इसीलिए तो हमें स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज सारी चीज़ें बिजनेस के रिस्पेक्ट में, एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में स्टैटिक या कांस्टेंट नहीं रहती हैं। एंड अनसर्टेनिटी, एक्चुअल में जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, वी आर जनरली स्टडिंग और एनालाइजिंग द इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और जो करंट सिनेरियो है या करंट रिसर्च और डेटा के बेस पर हम थोड़ा प्रोजेक्शन भी करते हैं, हम प्रेडिक्शन भी करते हैं रिगार्डिंग फ्यूचर। बट एक्चुअल में जो भी हमने आज को देखकर कल का अंदाजा लगाया है, जो हम आगे एक चैप्टर पढ़ते हैं प्लानिंग, जो बिजनेस एनवायरनमेंट की बात क्यों आते हैं, एक लॉजिक है ना। आपने पहले क्या करा? बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करा, एंड आफ्टर दैट यू आर जनरली प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर, देन हाउ यू आर गोइंग टू वी कैन से सेट योर पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स एंड सो ऑन। तो एक्चुअल में क्या है? ये अनसर्टेनिटी है, मीन्स हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, प्रेडिक्शन तो कर रहे हैं बाय एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट, बट वी डोंट नो कि हमारी प्रोजेक्शन, हमारी अजम्पशन कितनी एक्यूरेट रहेगी, कितनी सही रहेगी या कितनी सर्टेन रहेगी, कोई श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि ये अनसर्टेन है, क्योंकि हम बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर एस्पेक्ट के रिगार्डिंग। एंड कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे अभी हमने देखा ना कि बिजनेस एनवायरनमेंट को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक। तो अगर हम स्पेसिफिक फोर्सेस की बात करें, उसमें इंडिविजुअल सबको हम स्टडी करें, जैसे कॉम्पिटिटर है, इन्वेस्टर एंड सो ऑन, जनरल को हम अलग अलग करें, तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ वी कैन से ईच एंड एवरी इंडिविजुअल यूनिट। अगर हम इंडिविजुअल बेस पे देखें तो हम इजिली उसको क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ें जब इकट्ठी हमें समझनी होती है ना, दैट हमें एट द सेम टाइम स्पेसिफिक फोर्सेज में सारी एक्चुअल में क्या है, जो कैटेगरीज है उनको सोच समझ कर हमें प्लान करना है। जितने भी जनरल फोर्सेज हैं, जनरल एक्चुअल फैक्टर्स हैं, वो ये सारी चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बहुत डिटेल प्रोसेस बन जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, जिसको पार्ट्स में समझना तो आसान है, लेकिन एक टोटलिटी फैक्टर में कंबाइन और एक जनरली क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर या कंसोलिडेटेड मैनर में समझना थोड़ा मुश्किल है। एंड लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं, सॉरी, रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी क्या है कि एक्चुअली में बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, जो रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा, मतलब रिलेट करेंगे। देखो एनवायरनमेंट का मतलब बिजनेस तो है, साथ के साथ बिजनेस का नेचर जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर हो, ठीक है, आपका बिजनेस किस लोकेशन पर है और आप किस तरीके के लोगों से डील कर रहे हो। तो एक्चुअली में उसी बेसिस पर क्या करेगा, जो चीज़ें हैं वो वेरी करेंगी। इसलिए कहा गया कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन क्या होगा, एक्चुअल में जो रिलेटिविटी मतलब कॉन्सेप्ट है वो डिफर करेगा। लेट्स सपोज कि एक्चुअल में केरला में लिटरेसी रेट सबसे हाई है, तो एक्चुअल में क्या है, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ उनके पास एक एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी है कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, या वहाँ एक्चुअल में क्या है, एक अच्छा कहीं ना कहीं स्कोप है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक्चुअल में क्या है, वहाँ का जो कम्युनिटी है, वहाँ के जो एक्चुअल में क्या है लोग हैं, वो एक्चुअल में क्या करते हैं, पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो रिलेटिविटी है, मतलब वो चेंज करते हैं। हालांकि ये हालात बिहार में नहीं है, तो उसी लिहाज से मतलब जो कहीं ना कहीं एक रीजन, एक स्टेट की कंडीशन है, जो उसके की फैक्टर्स हैं, हाईलाइटिंग फीचर्स हैं, वो बिजनेस की भी तो मदद करते हैं। कौन सा बिजनेस को अट्रैक्ट करेगा? केरला जो एक्चुअल में क्या एजुकेशन फोकस है, ठीक है, एकेडमिक फोकस है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। दीज आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। गॉट इट? आई होप कि सारी फीचर क्लियर हो, नहीं है तो देन यू मे आस्क। ओके, आफ्टर डिस्कसिंग द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आई विल डिस्कस द इंपॉर्टेंस। ओके, अब देखिए, याद रखिए, एक सवाल ऐसा आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, या विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर। तो फीचर पता है 7 हैं,
टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस, कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, रिलेटिविटी है, इंटर रिलेटेडनेस है, कंटिजेंट है, डायनामिक है। ठीक, अब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस है, क्या मतलब है? बिजनेस इन्वायरमेंट हमें ये कहता है कि हमें अपने सराउंडिंग को स्टडी करना है। मीन स्कैनिंग एक और टर्म है जो बिजनेस इन्वायरमेंट में ही इंक्लूड होता है, दैट इज बिजनेस स्कैनिंग। मतलब हमें अपने बिजनेस रिलेटेड फैक्टर्स को बहुत थॉरोली अंडरस्टैंड करना है, स्टडी करना है। अगर हम उसको स्टडी कर रहे हैं देन उसका फायदा क्या होगा? हमें अपॉर्चुनिटीज के बारे में मतलब पहले ही अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और पहले उसको अवेल कर फर्स्ट मूवर एडवांटेज हम गेन कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर। मतलब हम अपने कॉम्पिटिटर से पहले आगे निकल सकते हैं। अगर कॉन्टिन्यूसली इन्वायरमेंट से एसोसिएटेड हो तभी आपको पता रहेगा कि क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस अपॉर्चुनिटी को आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, देन दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आपने अपॉर्चुनिटी देखी, आइडेंटिफाई करा। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जैसे IPL चल रहा है, ठीक है, तो आप देखते हैं ना उसके बीच में ही मतलब जो मैच के बीच में एडवर्टीजमेंट आते हैं तो उसमें एक लेंस कार्ड का बड़ा ऐड आता है और कितने सही तरीके से उन्होंने उसके साथ रिलेट करा है ना, एडवर्टाइज करा है कि नज़र हटी, दुर्घटना घटी, वो फील्ड मतलब एक्चुअल में क्या बाउंड्री पर रोकता है और पीछे गिर जाता है। एक एक्चुअल में ऐड दिखाया जहाँ पर स्टंप ही नहीं हो रहा, बैट्समैन भी हार मान गया, फिर उसने देखा इतना मिस फील्ड हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या है, अपॉर्चुनिटी देखी कि यस दिस इज अ टाइम पीरियड कि एक्चुअल में क्या है, बहुत लोग मतलब IPL को फॉलो करते हैं, देखते हैं, ठीक है, बिकॉज T20 क्रिकेट आजकल ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गए हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि उन लोगों ने एनालाइज करा कि यस ये बहुत एक सही तरीका है, एक एंटरटेनमेंट पर्पज से भी आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को कन्वे कर सकते हो, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकती है। ओके, थ्रेट्स, जो भी चीज़ें हमारे लिए एक कह सकते हैं लॉस क्रिएट कर सकती हैं, जो हमारे लिए जो प्रोबेबल लॉस हमारे लिए बन सकते हैं, उनके बारे में भी हमें क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि करेक्ट नॉलेज बिजनेस एनवायरनमेंट की मदद करती है कि हम टाइमली क्या कर सके, ये जान सके कि कौन सी चीज़ें हमारे बिजनेस के लिए क्या कर सकती हैं, लॉस क्रिएट कर सकते हैं, तो उनको भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ईजिली। ओके, इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी एक और एग्जांपल दूं, अब आप ऐसा मत कहिएगा कि अपने यहाँ का मैं प्रमोशन कर रही हूँ, अब समझना चाह रहे हो समझ लीजिए। तो एक्चुअल में क्या है, जब ये लॉकडाउन हुआ तो एक्चुअल में क्या है, हमने ये एनालाइज करा कि अगर हम किसी और तरीके से स्टूडेंट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे देन हमारा जो एक मार्केट वैल्यू है या नेम है वो कहीं ना कहीं वैनिश हो जाएगा। जितनी मेहनत पिछले 4-5 साल में हमने इसको बनाने पर करी है तो थोड़ा इफेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमने क्या करा, लॉकडाउन में भी सर्विसेज कंटिन्यू रखी। ओके, तो एक्चुअल में क्या है कि थ्रेट, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया दैट इफ वी विल नॉट डू दैट एंड एक्चुअल में क्या हो जाएगा हमारे लिए बड़ा हार्मफुल, कि सर आपने जनरली क्या करा, एंट्रेंस तो होने ही थे, वो पता था, अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक रह जाता तो बहुत ज़्यादा एक्चुअल में क्या हो जाता, सारी चीज़ें बहुत इमीडिएट बहुत फास्ट बेसिस पे करानी पड़ती हैं। अभी बिल्कुल तसल्ली इत्मीनान से सारी चीज़ें हैं, बहुत प्रैक्टिस करने का मौका स्टूडेंट्स को मिला, लॉकडाउन में सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए, देन फिर फर्दर रिवीजन है, प्रैक्टिस हो रही है, तो मतलब थ्रेट जो हो सकते हैं वो भी पता चल जाते हैं। ओके, ऑन दी अदर हैंड टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, अच्छा देखो भाई वी कैन से एनालाइजिंग द इन्वायरमेंट वी नो वेरी वेल, या हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें क्या बनाना है, ठीक है, किस क्वांटिटी में बनाना है या किस तरीके की सर्विस रेंडर करनी है। तो उन चीज़ों को बनाने के लिए जो हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों को असेंबल करेंगे, इकट्ठा करेंगे, बिना बात के जो भी वी कैन से अनयूजफुल रिसोर्सेज है उनको कलेक्ट करने का जो एक बर्डन है या फालतू का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक्चुअल में हम क्या करेंगे, उन्हीं चीज़ों को अरेंज करेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन को चीज़ें या प्रोडक्ट बनाने के रिगार्डिंग। इसके अलावा वी नो वेरी वेल, अभी हमने क्या पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक या फीचर में कि मैनेजमेंट का बिजनेस एनवायरनमेंट हाईली डायनामिक है, ठीक है, तो डायनामिक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंजेस बहुत रैपिड बेसिस पर आते रहते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट से या स्टडी से हमें पता चल जाता है कि क्या प्रोबेबल चेंजेस हो सकते हैं इन विच फील्ड, ठीक है, किस फील्ड में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को कॉप अप करने में क्या करेगा, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट मदद कर रही है, तो इसका इंपॉर्टेंस हो गया। इसके अलावा प्लानिंग में एंड पॉलिसी, बिकॉज प्लान करने में एक्चुअल में क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करके हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर के रिगार्डिंग चीज़ें प्लान कर सकते हैं, ठीक है, एक टारगेट फिक्स कर सकते हैं एंड इसको कैसे अचीव करना है उसके रिगार्डिंग पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में भी मदद करेगी। हमारे बिजनेस के एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली इंप्रूव करने में मदद करती है, क्योंकि जब हम लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग कर रहे हैं तो एक आइडिया हमें मिल जाता है, हमारी प्रोजेक्शन, हमारी जो प्रेडिक्शन है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो शुरुआत में हमारा बिजनेस का लेवल रहता है या बिजनेस का एक्चुअल में क्या
है जो कह सकते हैं जो ग्रोथ रहती है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है जब हम लगातार काम करते रहते हैं। सो इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ द बिजनेस या परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। सो दीज आर द मेन एडवांटेज और वी कैन से द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस स्कैनिंग और बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, गॉट इट? कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो, ओके, अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो। Now we'll discuss the component or we can say the dimensions of business environment। अब डायमेंशन में क्या क्या आएंगे? देखो डायमेंशन में स्पेसिफिक फोर्स नहीं आ रहे, जैसे मैंने बताया, हालांकि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं लेकिन वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करते हैं, ठीक है। हर बिजनेस के लिए कस्टमर सेम नहीं रहते, बिजनेस लाइन पे डिपेंड करता है ना। ऐसे कॉमर्स वी कैन से कोचिंग वालों के लिए टारगेट ऑडियंस है, टारगेट कस्टमर क्या है, कॉमर्स फील्ड वाले होंगे ना, तो एक्चुअली बिजनेस के नेचर लेवल के लिहाज से वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मेनली जो डायमेंशन या कॉम्पोनेंट में हमें चीज़ें कवर करनी है वो हमारे जनरल फोर्सेस से कंसर्न है, मतलब मैक्रो एनवायरनमेंट से कंसर्न है। मैक्रो में मैं पेस्टल पढ़ा और वो पेस्टल तो इजीली शॉर्ट फॉर्म थी ताकि आप मेमोराइज कर सको। अभी हम प्रॉपर मैनर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है? इकोनॉमी मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो भी हमारी कंट्री है, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस भी तो जाहिर है इसी कंट्री में हम ऑपरेट करें, यहीं का पार्ट है। तो अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन में कोई इफेक्ट पड़ेगा या कोई भी चेंज आएगा तो जाहिर है बिजनेस पर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा। और इकोनॉमिक फैक्टर्स का बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। क्या होता है? बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस की परफॉर्मेंस पर। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ क्या क्या इंक्लूड कर रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, चेंज इन इनकम ऑफ पीपल। अब ज़रा देखिए इसमें क्या मतलब है, इसका बिजनेस पर कैसे असर पड़ेगा, तो ज़रा समझिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि एक्चुअल में क्या करा जा रहा है कि जो इंटरेस्ट चार्ज करी जा रही है, मेनली जो इंटरेस्ट चार्ज करी जा रही है एक्चुअल में क्या है, इंटरेस्ट किसके बेस पे चार्ज करी जा रही है, इंटरेस्ट मेनली इंटरेस्ट एक्चुअल में क्या है, मेनली क्या जो हम लोन ले रहे हैं, मतलब किसके, यहाँ हम किसके लिहाज से बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बिजनेस जो लोन ले रहा है उस पर ऐसा तो नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, नहीं, इंटरेस्ट पे करनी पड़ती है, इन्फ्लेशन रेट। तो जो भी जिस तरीके से जितना तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ता है ना उतना ही चेंज हमें किस में देखने के लिए मिलता है, इंटरेस्ट रेट। जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा बैंक क्या करेगी, रेट बढ़ा देगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी। तो एक्चुअल में क्या है, जो कंपनीज हैं उनके पास क्या हो जाएगा, पैसा कम पहुंचेगा, क्योंकि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, प्राइस इनस्टेबिलिटी है, प्राइस स्टेबल नहीं हो रहे, प्राइस में एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, इन्फ्लेशन है, बहुत कंटिन्यूसली प्राइस हाइक हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं प्राइस एक्चुअल में कमोडिटी के रिगार्डिंग। अब सरकार क्या कर रही है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो उसका वन ऑफ द मोस्ट एक्चुअल में मेजर रीजन यही होता है कि परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, मतलब डिमांड एक्चुअल में क्या है, क्रेडिट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हो चुका है इकोनॉमी के अंदर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती है। मतलब ज़्यादा आपने क्या करना पड़ेगा, ब्याज पे करनी पड़ेगी, ज़्यादा दर पर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने पे करने हैं, तो एक्चुअल में क्या है, लोन कम लिया जाएगा। लोन कम दिया जा रहा है, इसका मतलब बिजनेस कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों में सोचना पड़ रहा है और डबल थिंकिंग हो रही है कि क्या करें, क्योंकि जो कैश हो गया या कैपिटल है वो थोड़ी लिमिटेड हो जाएगी। तो एक्चुअल में बिजनेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है अगर इंटरेस्ट बढ़ गई, इन्फ्लेशन, अच्छा इंटरेस्ट बढ़ गई तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर की कंजम्पशन या परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी, वो भी परचेज कम करेगा। ओके, तो बिजनेस एक्चुअल में क्या करें, हमें सर्व करें, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके हमारी परचेजिंग पावर कम हो रही है, मतलब डिमांड कम करेंगे, सेल कम हो रही है, एक्चुअली टर्नओवर नहीं हो पा रहा, इतनी सेल नहीं हो पा रही, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो एक्चुअल में ये चीज़ें क्या करती है, बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, इनकम अगर लोगों की इनकम में चेंज आएगा, अगर लोगों की इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड भी तो कम हो जाएगी ना, तो ये इकोनॉमिक। और लोगों की इनकम एक्चुअल में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, लोग बेरोजगार है, काम ही नहीं है, तो एक्चुअल में क्या है, इनकम ही नहीं है, इनकम नहीं है तो कहाँ से खर्च करेंगे, तो ये इकोनॉमिक की प्रॉब्लम है ना। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से जो भी एक्चुअल में हमारे बिजनेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, तो कौन से फैक्टर में आएगा, इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आएगा। सोशल में सोशल फोर्सेज आती है, जैसे जो सोसाइटी है उनका कस्टम क्या है, रीति रिवाज, उनकी बिलीव्स, उनके ट्रेडिशंस, उनकी एक्चुअल में क्या है, लिटरेसी, कितने एजुकेटेड हैं, कितने एक्चुअल में क्या है, उनका सोशल आउटलुक क्या है, ओके, या उनकी वैल्यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में काम करने के लिए ज़रूरी है कि वो सोशल फैक्टर को ध्यान में रखे, सोशल इन्वायरमेंट को ध्यान में रखे। जैसे आजकल ज़्यादा डिमांड एक्चुअल में लोग क्या है, मिनरल वाटर पी रहे हैं, डाइट कोक पी रहे हैं, मतलब डाइट कोक का मतलब जिसमें शुगर कंटेंट बड़ा कम होता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें मतलब क्या करेंगे, इनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है और यही चीज़ें सर्व भी करी जा रही हैं, सप्लाई करी जा रही हैं। देखा जा रहा है कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं तो पानी भी कैसा पी रहे हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में
मिनरल वाटर पी रहे हैं, ठीक है, फिल्टर वाटर पी रहे हैं, डाइट कोक ले रहे हैं, साथ के साथ एक्चुअल में क्या है, हालांकि ये फैक्ट तो नहीं है, टोबैको की डिमांड और फैटी फूड मतलब जो जंक फूड है उनकी डिमांड थोड़ी कम हो रही है, उसमें भी सब्स्टिट्यूट आ गए हैं, ठीक है, फैटी फूड्स का भी सब्स्टिट्यूट है कि एक्चुअल में वो है तो एक्चुअल में क्या है जंक फूड लेकिन इतने ऑयली नहीं है, ऐसे मतलब एयर फ्रायर आ गए हैं, आप मतलब ऐसे डिवाइसेज आ चुके हैं कि आप क्या करो, एयर फ्राई मतलब हवा के जरिए, मतलब हवा की मदद से फ्राई हो रहे हैं विदाउट ऑयल। जैसे चिप्स होते हैं ना, अंकल चिप लेस खाते हैं, वो क्या है, वो एयर फ्रायर में ही तो करे जाते हैं, उनमें कोई तेल वगैरह नहीं होता। घर पे चिप्स तलो तो वो तो तेल में ही तले जाते हैं ना, ठीक है, तेल रिफाइंड जो भी है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, सोशल इन्वायरमेंट में जो सोशल फैक्टर्स है उनको हमें स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल आउटलुक, कस्टम बिलीव भी काफ़ी इफेक्ट करते हैं। करंट सिचुएशन को अगर हम देखें तो जैसे जो फ्रेंच प्रोडक्ट है उनको बायकॉट करा जा रहा है, क्यों करा जा रहा है, क्योंकि एक कम्युनिटी के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअल में लेकिन से सही एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। कितना ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई ओवरऑल वीकेंड से कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में फ्रेंच प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट और सोशल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल, एज वी नो, टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज होती है, तकनीकी एरिया के अंदर बड़े चेंजेस आते रहते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई टेक्निक आ रही है, हमारे काम से रिलेटेड, हमारे बिजनेस से रिलेटेड, उनके बारे में बहुत अवेयर रहना है। क्योंकि अगर हम हमारे फील्ड के अंदर कोई नई टेक्निक आ गई और हम आउटडेटेड टेक्निक का इस्तेमाल करें तो उसका मतलब क्या है कि कॉम्पिटिटर को पहले ही हमारे ऊपर एक एडवांटेज मिल चुकी है। वो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लोगों को ज़्यादा कन्विंस कर पाएगा, कस्टमर को कन्विंस कर लेगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी जब इम्प्रूव होती है ना, तो इससे जाहिर है जो कहीं ना कहीं आउटपुट है, क्वालिटी है, वो इम्प्रूव हो जाती है एंड मेहनत भी कम हो जाती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर भी काफ़ी असर पड़ता है। तो हमें टेक्निकल इन्वायरमेंट को भी क्या करना है, स्टडी करना है, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। पॉलिटिकल, देखो पॉलिटिकल मतलब जो एक्चुअल में क्या है, सरकार जो पार्टी एक्चुअल में गवर्नमेंट में है, जिसकी सत्ता है, जो पावर में है, तो अपने अकॉर्डिंग क्या है वो एक्चुअल में चीज़ें बनाती है। जब पॉलिटिकल वो स्टेट वाइज होता है, ठीक है, स्टेट वाइज भी होता है। एक्चुअल में सेंट्रल में जिसकी सरकार है वो एक्चुअल में क्या करेगी, अपने जो मैनिफेस्टोज के अकॉर्डिंग काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने लिहाज से काम करती हैं। तो मतलब ये पॉलिटिकल फैक्टर्स का भी काफ़ी असर पड़ता है। अगर हम गुजरात में देखें तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एक्चुअल में क्या है, काफ़ी इंप्रूव है एज कंपेरिजन टू अदर स्टेट। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, हम जानते हैं सेंट्रल में जो सरकार है वो एक्चुअल में क्या है, गुजरात गांधीनगर, तो वो क्या करते हैं, वहाँ को सपोर्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फैक्टर्स है, बड़ा एक वेरिएशन क्रिएट हो जाता है। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी स्टडी करना और समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ग्रेट इम्पैक्ट क्रिएट होता है बिजनेस की परफॉर्मेंस पर, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के ऊपर। एंड द लास्ट वन इज लीगल लॉ, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन, कानून क्या क्या है, हमें पालन करना है, हमारी मर्जी पर डिपेंड नहीं करता, वो हमारे लिए कंपनसेशन है, ऑब्लिगेशन है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारे काम के रिगार्डिंग जो भी हमारे ऊपर रूल्स रेगुलेशन है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम उन नियम का पालन करें, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। ओके, क्योंकि अगर हम लीगल वीके से जो बाउंडेशंस हैं या लीगल एक्चुअल में जो हमारे ऊपर प्रोविजंस लगाए गए हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे, तो उसका मतलब क्या है कि हमारे अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ओके, तो जो भी काम हम करें उसके लिहाज से देखें कि क्या लीगल ड्यूटीज़ है। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते हैं जितने भी हेल्थ हजार्ड्स प्रोडक्ट होते हैं उनमें वार्निंग ज़रूर होती है, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उस पर वार्निंग होती है। जितने भी एक्चुअल में क्या है, हम बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट देखते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक ऐसे एक्शन या स्टंट दिखाए जा रहे हैं, अगर उसको इमिटेट करें व्यूवर्स तो उनके लिए क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, तो वार्निंग आती है। चाहे वो हम कोई शो भी देख रहे हैं, उसमें अगर एरियल एक्ट्स वगैरह करते हैं, कोई थोड़ा डेंजरस एक्ट करते हैं, तो उसमें वार्निंग आ जाती है, डिस्क्लेमर आपको दे दिया जाता है। तो ये क्या है कि ये लीगल ड्यूटी है। सर्विस एक्चुअल में क्या है, या तो जो एक्चुअल में क्या है, जो भी आपको दिखाया जा रहा है या जो भी आपको सप्लाई करा जा रहा है उसके रिगार्डिंग ये एक लीगल ड्यूटी बना दी कि अगर लोगों के लिए हजार्डियस है, डेंजरस है, तो उसके रिगार्डिंग आप कंपल्सरी वार्निंग दो। सो दीज आर द मेन डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट: इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। इकोलॉजिकल तो है नहीं, तो सिलेबस में नहीं। इकोलॉजिकल मतलब वो मतलब इन्वायरमेंट जो मतलब किससे कंसर्न है कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करा जाए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, उससे इन्वायरमेंट डिग्रेड नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्टेड रखना जिम्मेदारी है बिजनेस एंटिटीज की। देन अब देखिए इस चैप्टर में और क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म। देखो इकोनॉमी में बदलाव आया, इकोनॉमिक पॉलिसीज बदली, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। ओके, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्चुअल में क्या है, हमारी गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी 1991 में, क्योंकि 1991 से पहले का टाइम पीरियड, स्पेशली 1989 और 90 का टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से
भरा हुआ था, जहाँ पर एक्चुअल में क्या है उस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए सरकार ने तय करा कि हमारी जो एक कंट्री को चलाने की पॉलिसी है, जो नीति है, उसको बदलने की ज़रूरत है, जो थोड़ी एक्चुअल में क्या है टाइम के लिहाज से अनफिट है, उसको हमें चेंज करना चाहिए। तो फाइनली 1991 में नई इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से एक पॉलिसी को 1991 के अंदर इंट्रोड्यूस करा। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि किस पर्टिकुलर ईयर तो याद है लेकिन डेट और मंथ 24 जुलाई 1991। इसको राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो सवाल मैंने मतलब ये जो बताया आपको कि राव मनमोहन मॉडल के नाम से जाना जाता है, अब इस बात का जवाब अपने कमेंट बॉक्स में देना है कि क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को राव मनमोहन मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब अगर देखें स्टूडेंट तो एनईपी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या करा गया, ठीक है, मतलब इसके अंदर 3 कंपोनेंट आते हैं, दैट इज एलपीजी मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब एक्चुअल में क्या करा गया, अगर हम बात करें कि की फीचर्स की हाईलाइट्स पॉइंट की, तो सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज अभी जनरली क्या है लाइसेंसिंग स्कीम के अंदर है। अब 6 भी नहीं है, अब कितनी हो चुकी हैं, ये 5 हो चुकी हैं। मतलब क्या करा कि पहले बंदिशें थी, पहले रिस्ट्रिक्शन थी कि हर एक बिजनेस एंटिटी को क्या करना है, अगर आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपने लाइसेंस लेना कंपलसरी है। और ना सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, अगर आप अपनी फॉर एन एग्जाम्पल कोई आप इंडस्ट्री सेटअप करी, नई सेटअप करना चाहते हो तो लाइसेंस चाहिए। फिर आप माइक्रो लेवल पे काम कर रहे थे, यू वांट टू एक्सपेंड योर स्केल ऑफ बिजनेस, आप माइक्रो से स्मॉल में कन्वर्ट होना चाह रहे हो तो अभी परमिशन चाहिए होती थी सरकार की, गवर्नमेंट की। लेकिन तो ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो लगा रखी थी ना, इससे डी ग्रोथ हो रही थी, मतलब ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो रही थी। तो क्या तय करा गया कि लाइसेंसिंग स्कीम को रिड्यूस करा जाए। और करंटली जनरली क्या है, सिर्फ 5 इंडस्ट्री ने मतलब आज़ादी दे दी बाकी इंडस्ट्रीज को। तो ये फर्स्ट पॉइंट किससे रिलेटेड है, एल मतलब लिबरलाइजेशन से। 5 इंडस्ट्री कौन सी हैं ये भी आपको पता होगा, मैं बता रही हूँ। एक इंडस्ट्री को छोड़कर ये भी आपने मुझे आंसर करना है कि उन मतलब 5वीं इंडस्ट्री कौन सी है। एक है फार्मास्यूटिकल्स, एक है हमारे जनरली टोबैको इंडस्ट्रीज, एक है हमारे पास जो एक्चुअल में वेपन्स, आर्म्स एंड एमिनेशंस आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्चुअल में क्या लिकर आ जाती हैं। 5वीं कैटेगरी आपको बतानी है, बहुत ईजी मैंने कर दिया, मैंने 4 बता दी, फार्मास्यूटिकल्स, लिकर, टोबैको एंड आर्म्स एंड एमिनेशन। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के रोल को लिमिटेड करा गया, सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज रखी गई हैं। दैट इज अगर अब बात करें तो सिर्फ 3 है, रेलवे है, एटॉमिक एनर्जी है एंड डिफेंस है। ओके, बाकी सब ओपन है किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। किससे रिलेटेड है ये, प्राइवेटाइजेशन से कंसर्न है। डिसइन्वेस्टमेंट बहुत सारे पब्लिक सेक्टर में करा गया। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जहां पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स की सेलिंग होती है और अगर उस प्रोसेस में कम से कम 51% इक्विटी शेयर परचेज कर लेती है प्राइवेट सेक्टर, तो ओनरशिप पब्लिक से किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्राइवेट में। तो ये भी किससे रिलेटेड है, प्राइवेटाइजेशन से। फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए मतलब फॉरेन कैपिटल या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को थोड़ा सा लिबरलाइज करा गया, लिबरल फ्री करा गया, रिस्ट्रिक्ट फ्री करा गया और बहुत सारे सेक्टर्स में 100% FDI अलाउ करी गई। नाम से पता चला, इसमें हिंट मिल गई, लिबरलाइज करा गया। तो कौन सी पॉलिसी से कंसर्न है, लिबरलाइजेशन से। इसके अलावा टेक्निकल एग्रीमेंट साइन करने की परमिशन दी गई, ठीक है, कि हम ऑटोमेटिक परमिशन हमें ग्रांट करी गई कि हम फॉरेन कंपनी से टेक्निकल एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, ये भी लिबरलाइजेशन से कंसर्न है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड दैट इज FIPB को सेटअप करा गया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कैपिटल कर सकें या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कर सकें अट्रैक्ट, ये भी लिबरलाइजेशन से कंसर्न है। ओके, चलिए अब मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें, मतलब प्रमोट मेनली क्या था, 3 पॉलिसीज थी। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को एबॉलिश करना, ठीक है, स्केल ऑफ बिजनेस डिसाइड करने की आज़ादी देना जो पहले नहीं था, खुद डिसाइड नहीं करोगे, डिसाइड कर भी दिया देन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। रिस्ट्रिक्शन जो थे, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन थे गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट को लेकर उनको रिड्यूस करा गया, टैक्स रेट को कम करा गया, प्राइस फिक्स करने की जो फ्रीडम है वो प्रोवाइड करी गई। किसको प्रोवाइड करी गई, जो हमारे एक्चुअल में क्या है बिजनेस हाउसेज थे, इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको खुद एक्चुअल में अपने कॉमोडिटी अपने गुड्स के प्राइस डिटरमाइन करने का एक राइट दिया गया। ओके, तो ये चीज़ मैं क्यों अंडरलाइन कर रही हूँ, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा मतलब स्टेटमेंट लिबरलाइजेशन से कंसर्न है। प्रोसीजर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड था, पॉलिसी से रिलेटेड, उसको सिंप्लीफाई करा गया। ओके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना आसान हो गया विद द हेल्प ऑफ या विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा देना, उसके रोल को बढ़ाना। ओके, बिकॉज जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी नेशन के बिल्डिंग प्रोसेस में, ग्रोथ को या
या एक अच्छी स्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए, और पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करना, और जिसके लिए बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में डिसइन्वेस्टमेंट शुरू करा गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड को जोड़े रखना, इंटीग्रेट करना, ओके। और एक्चुअल में इसके लिए सरकार ने क्या है, ट्रेड को लिबरलाइज करा, मतलब जब लिबरलाइजेशन, ट्रेड में लिबरलाइजेशन होगा तभी ग्लोबलाइज हो सकता है। इंपोर्ट को लिबरलाइज करा, मतलब इंपोर्ट करने में आज़ादी हुई कि हम क्या कर सकते हैं, हम टेक्निकल से इक्विपमेंट भी परचेज कर सकते हैं, टेक्निकल एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए क्या करा गया, टैरिफ स्ट्रक्चर को दोबारा से फ्रेम करा गया। फॉरेन एक्सचेंज के लिए लिबरलाइजेशन, इंट्रैक्शन बढ़ाया गया, और उसके लिए मतलब प्रोटेक्शन या सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए WTO काम करती है, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड वाइड लेवल, मतलब जो एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करती है। ये सेटअप हुई थी 1995 में। हालांकि WTO से पहले जो बॉडी काम करती थी उसका नाम है GATT, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन टैरिफ, जो 1948 से क्या थी, एग्जिस्टेंस में थी। तो एक सवाल ये भी आ सकता है कि GATT को WTO में कन्वर्ट होने में कितना टाइम पीरियड लगा, आप कैलकुलेट करो इजीली, क्या है 47 ईयर्स। अब देखेंगे ये LPG जो आया, इससे हमारे बिजनेस और इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ा, क्योंकि इस चैप्टर में हमें यही तो पढ़ना है, क्या फर्क पड़ सकता है, क्या पड़ेगा बिजनेस पर, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, इसको समझना है। तो क्या फर्क पड़ा LPG का, कंपटीशन बढ़ गया। भाई कैसे कंपटीशन बढ़ गया, भाई लोगों को आज़ादी मिली, फ्रीडम ऑफ स्केल, मतलब डिसाइड करने के रिगार्डिंग, गुड्स एंड सर्विसेज को मूव करने के रिगार्डिंग, प्राइस डिटरमाइन करने के रिगार्डिंग उन बेसिस पर, तो इससे कंपटीशन बढ़ा, और प्राइवेट सेक्टर को भी ज़्यादा रोल प्रोवाइड करा गया। तो पहले एक्चुअल में क्या था, पब्लिक सेक्टर था, फिर प्राइवेट सेक्टर आया, लोगों को आज़ादी मिली, तो एक्चुअल में क्या, कंपटीशन बढ़ गया। और कंपटीशन बढ़ा, इसकी वजह से क्या हुआ, कस्टमर्स अवेयर हो गया, कस्टमर को तवज्जो देने मिलना शुरू हो गई, कस्टमर एक्चुअल में क्या हो गया, ज़्यादा डिमांडिंग हो गया, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं अगर हमारी एक नीड या डिमांड सेटिस्फाई होती है, दूसरी ऑटोमेटिकली अराइज हो जाती है। तो एक्चुअल में क्या है, जितने भी बिजनेस हाउसेस थे या वी कैन से मार्केटर्स थे, वो क्या कर रहे थे, फिर उन्हें टारगेट करना शुरू करा कस्टमर को, तो कस्टमर की ज़रूरतों को, ख्वाहिशों को पूरा करने लगे, तो कस्टमर डिमांडिंग हो गया। और टेक्निकल इन्वायरमेंट, मतलब बहुत चेंज आया टेक्निकल इन्वायरमेंट में बहुत तेज़ी से, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि चीज़ों को, मतलब कस्टमर को तो अट्रैक्ट करना ही करना था। कस्टमर अट्रैक्ट कब होगा, कस्टमर वैसे किसी का सगा नहीं है, आप उसको कम से कम लागत पर, कम से कम कॉस्ट पर अच्छे सामान दोगे, तो वो एक्चुअल में क्या है, कहीं ना कहीं रिटेन आप कर सकते हो। तो एक्चुअल में क्या है, टेक्नोलॉजी बदल रही थी, जिसकी वजह से मैक्सिमम हम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकते थे बाय प्रोवाइडिंग द क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, और टेक्निकल एडवांस थी, टेक्नोलॉजी आई, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन भी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो गई, क्योंकि जैसे लिबरलाइजेशन में हमने डिस्कस करा ना पॉइंट के, ऑटोमेटिक जो एक्चुअल में एग्रीमेंट है, परमिशन हमें मिल गई थी टेक्निकल एग्रीमेंट साइन करने के रिगार्डिंग, तो टेक्निकल इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला। इसके अलावा ज़रूरत थी बहुत सारी चीज़ों को बदलने की, क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो कंपोनेंट्स थे वो नेसेसरी हो गए बिजनेस के लिए कि क्या वो करे। बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जो कि डायमेंशंस हैं, जो अभी हमने डिस्कस करा, इकोनॉमिक, टेक्निकल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, इन सारे कंपोनेंट को समझना बहुत ज़रूरी हो गया। ज़रूरत थी कि जो जिस सोच के साथ काम करा जा रहा था उसको बदला जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा बदल गया था, इकोनॉमी को चलाने की जो पॉलिसी थी वो चेंज हो चुकी थी। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज बहुत ज़रूरी था कि जो जिस हिसाब से मार्केट कंडीशन बदल रही थी, तो ऐसे काम करने वाले लोगों की ज़रूरत थी जिनका कॉम्पिटेंसी बहुत हाई है, जो क्या है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, एबिलिटी है काम करने की। तो जनरली क्या है, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की ज़रूरत अराइज हुई कि जो अगर हमारे पास स्किल्ड भी हैं उनको और कितना स्मार्ट बनाना है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, ना सिर्फ डोमेस्टिक फर्म्स से कंपटीशन था, बल्कि इंटरनेशनल फर्म्स भी थी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का भी अराइवल हो चुका था विद द इंट्रोडक्शन ऑफ LPG। एंड मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट का जो फोकस था वो बदलता हुआ नजर आया, क्योंकि 1991 की पॉलिसी से पहले मार्केट में क्या था, LPG नहीं था, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा था, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव परफॉर्म नहीं कर रहा था, इनएफिशिएंसी थी, एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन थी, ओके। बहुत फ्री ट्रेड नहीं था बिटवीन और अमंग द डिफरेंट कंट्रीज। तो एक्चुअल में क्या है, मार्केट बड़ा एक ऐसा कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही थी जो एक्चुअल में क्या है, प्रोड्यूसर ओरिएंटेड था, जहां प्रोड्यूसर अपनी मर्जी और अपनी एक्चुअल में विलिंगनेस के अकॉर्डिंग काम कर रहा था। लेकिन जब क्या हुआ, मतलब हम कह सकते हैं कि 1991 से पहले कौन सा कॉन्सेप्ट था, सेलिंग कॉन्सेप्ट था। याद है, हम पार्ट बी तो डिस्कस कर चुके हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में पड़ा था, जहां पर प्रोड्यूसर किंग पिन अपने आप को मानता है और रूल लगा देता है
कैविएट एम्प्टर का, लेट द बायर बिवेयर। लेकिन जब एलपीजी इंट्रोड्यूस हुई तो मार्केट का फोकस बदला। अब देखा कितना कंपटीशन बढ़ गया है, कस्टमर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या है, फिर मार्केट का फोकस किस पर आ गया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पर आ गया, जहां पर एक्चुअल में क्या है, किसको प्रायोरिटी देना शुरू कर दी, किसको प्रायोरिटी देना शुरू कर दी, कस्टमर को किंग पिन बना दिया गया और रूल लग गया कैविएट वेंडर का, लेट द प्रोड्यूसर बिवेयर। ये बड़ा कॉमन सा पॉइंट हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट ने भी कवर करा था। द लास्ट वन है जो सपोर्ट मिलती थी ना पब्लिक सेक्टर को, बजट से में मतलब एक स्पेशल फंड एलोकेट करा जाता था। इफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, देन इन ऑर्डर टू ओवरकम देयर लॉसेज या इन ऑर्डर टू रिवाइव देयर परफॉर्मेंस क्या करा जाता था, एक मतलब बजट एक्चुअल में क्या है, एक हमेशा न्यूमेरिकल और फाइनेंशियल फॉर्म में होता है, मॉनेटरी फॉर्म में होता है, तो वो प्रोवाइड करा जाता था। लेकिन नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग 1991 की ये तय करा गया कि जो बजटरी सपोर्ट मिलता है पब्लिक सेक्टर को वो खत्म कर दिया जाएगा या वो कम कर दिया जाएगा, ताकि जो पब्लिक सेक्टर हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो वो सेल्फ मोटिवेट हो, लेकिन खुद अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। ओके, सो ये थे इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बस इतना सा चैप्टर है, खत्म हो गया। ओके, आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए। कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप पूछ लीजिए। ओके, चलिए चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे मतलब कल हम डिस्कस करेंगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी एमसीक्यू करने में मज़ा आएगा। जब आप मतलब मैं कराऊंगी देन आप साथ के साथ आंसर भी करोगे या पहले कर दोगे फिर चेक करोगे हमारा सही कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए, जो समझ में नहीं आया उसको पूछिए। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद द स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड नाइट।